दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसकी IMDb रेटिंग 7.2 है और सड़े हुए टमाटर पर इसकी रेटिंग 97% है। मतलब कि ये लोगों को अच्छी लगी। जिसमें एक शरीफ सा फुद्दू सा स्कूल टीचर 70 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी करवाता है एक अंडरकवर फेक हिटमैन बनकर। मूवी की शुरुआत होती है और मुन्ना मुठभेड़ हमसे बात करता है। कहता है मेरा रियल नेम गैरी जॉनसन है, पर इसने मेरा नाम बदल दिया। वैसे दूर से देखा जाए तो मेरी जिंदगी सिंपल सी है, बोरिंग सी है। मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ अपनी बिल्लियों के साथ, लेकिन मुझे मेरी जिंदगी पसंद है, मैं बहुत खुश हूँ। और फिलहाल कुछ सालों से साइकोलॉजी और फिलोसफी की मोटी मोटी किताबें बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। साथ ही मुझे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल चीजों में महारत हासिल थी, जिसके चलते मुझे न्यू ऑरलिन्स पुलिस डिपार्टमेंट के साथ पार्ट टाइम अंडरकवर काम करके अपनी इनकम को बढ़ाने का जरिया मिल गया। उन्होंने मुझसे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करवाई और फिर मैं कुछ टाइम में माइक और कैमरा वगैरह को छुपाकर एकदम मस्त रिकॉर्डिंग करने लगा, खासकर मर्डर फॉर हायर केसेस में। मतलब कि वो जो लोग होते हैं ना, किसी को मरवाने के लिए किसी को पैसे देते हैं, उन केसेस में। अब मैं क्या कहूँ, मैं मस्त मोला जिए जा रहा था और फिर एक दिन मेरी जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। पुलिस ऑफिसर झुमरी तलैया वैन में मेरे पास आई और बोली जैस्पर झंडू नहीं जा सकता, चीफ ने उसे बदतमीजी के चलते 120 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है, इसलिए अब तू जाएगा। ये सुनकर तो बाबा मेरी फट गई कि भाई मैं नहीं जा सकता, मैं तो सिविलियन हूँ, मुझे क्यों भेज रहे हो, मैं कोई हिटमैन थोड़ी हूँ। लेकिन साली झुमरी तलैया कहाँ सुनने वाली थी, इसीलिए मुझे वो काम करना ही पड़ा। पहले मैं माइक वगैरह लेने जैस्पर झंडू के पास जाता हूँ, जो अपना रणबीर रोना रोए जा रहा था कि साला इतनी छोटी सी बात पर मुझे सस्पेंड कर दिया। साथ ही खुश होने का नाटक भी कर रहा था कि सस्पेंशन के साथ साथ मुझे सैलरी भी मिलेगी, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मस्त घर पर बैठकर नेटफ्लिक्स का सारा भांग भोसड़ा देख डालूंगा, जरा मैं भी तो देखूं मेरे बिना काम कैसे होता है बीणचो। और मुझसे पूछा मेरी जगह किसको भेज रहे हैं वो। मैंने कहा मुझे तो उसकी हंसी निकल गई, जो कि बहुत अजीब सी थी। बोला बस मैं तुझे एक ही सलाह दूंगा कि उन्हें तुम पर यकीन होना चाहिए कि तू किलर है, तू उनका काम कर देगा, तू जिंदे मानस को खा जाएगा, बटका भर लेगा, उनके प्राण पखेरु उड़ा देगा, पैसे की पाई पाई चुका देगा। आगे जैस्पर झंडू की बेवकूफ सी सलाह को काख में दबाकर टी शर्ट का बटन खोलकर मैं अपने टारगेट से बात करने गया और कॉन्फिडेंस की आग फूंक कर बोला सुन बे, ऐसा धंधा भरोसे पर ही अंजाम तक पहुंचता है। उसने पूछा कितने सालों से है तू इस धंधे में। अब मैं दूसरी हवा में था तो बोला गींड के ढक्कन, तेरे को इससे क्या करने का आया बे, मेरा काम तू मुझे सिखाएगा क्या। मेरी ऐसी बातें सुनकर वैन में झुमरी तलैया जोर जोर से हंस रही थी। साथ ही दूसरा ऑपरेटर सुन हुआ पड़ा था कि इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, ये तो अलग ही अवतार है। कहता हूँ तू मेरे को नहीं जानता और मैं तेरे को नहीं जानता, तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू मेरे को ना जाने। मैं यहाँ तेरा दोस्त बनने या कट्टा कट्टी खेलने नहीं आया हूँ, समझा ना। चल अब फटाफट बक अपना गटर का शटर खोल कि तुझे मुझसे क्या काम है, और हाँ मेरे को सब कुछ साफ साफ शब्दों में सुनने का है। वो कहता है मैंने तुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था, पर चल एक बार और बता देता हूँ कि मुझे अपना चीचा मरवाना है, उसे किसी भी हाल में रास्ते से हटवाना है। जो काम तू कैसे करेगा वो तू जाने। ये पकड़ $2,500 और 2,500 में काम करने के बाद दूंगा। जिसके बाद दोनों जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, पुलिस वाले उस बंदे को पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें उसका कन्फेशन मिल गया था। फिर पुलिस वाले जब उसे हथकड़ी लगा रहे थे तब वो पलटकर मुन्ना मुठभेड़ को देखता है, जो अपने चश्मे लगाकर वापस पपलू स्टाइल में आ गया था, जिसको वो अपने मुंह में ही गाली बक रहा था कि भिड़चो मरवा दिया, हलाल करवा दिया। मुन्ना मुठभेड़ अपनी टीम से मिलने जाता है तो वो उसकी तारीफ करते हैं कि यार तू तो गजब का बंदा निकला, तूने तो गजब ढा दिया, हमें कैश मिल गया, साथ ही साथ जो बयान चाहिए था वो भी मिल गया, गजब यार गजब, तूने आज उस आदमी को पकड़वाकर किसी की जान बचा ली। जिस पर बड़बोला मुठभेड़ फिर से हमसे बात करने लगता है। कहता है लोगों को ये जानकर यकीन नहीं होता कि हिटमैन होते ही नहीं, लेकिन हिटमैन पिछले 50 सालों से किताबों के, टीवी सीरियल के, फिल्मों के हिस्सा रहे हैं, इसीलिए किसी को भी इनकी मौजूदगी ना होने का एहसास दिलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा काम उन्हें इस बात का विश्वास दिलाने का नहीं है, बल्कि मेरा काम तो उन्हें इसका हिस्सा बनाने का है कि हाँ हिटमैन होते हैं। और मैंने इस काम को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया, क्योंकि एक चीज जो इस काम को करने लायक बनाती है वो है मेरी दिलचस्पी, इंसानी समझ और उनके बर्ताव के पीछे छिपे राज को समझना। मेरे पास जब भी किसी की कॉल आती या मुझे कोई रिकमेंड करता तो मैं उनकी बातें रिकॉर्ड करता था, उनका पूरा इतिहास खंगाल कर देखता था और फिर उनसे मिलने जाता था। जिसमें इस बार मुझसे मिलने आया है ये वोल्ट नाम का चुनतिया सा बंदा। कहता है जो प्लान था मैंने तुझे सब बता दिया, अब आगे क्या। आगे कुछ नहीं, आगे उसकी फोटो खींच ली जाती है, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और क्या। खैर फर्क नहीं पड़ता कि आपने हिटमैन के बारे में किससे पूछा, कहाँ पूछा, किसको सुपारी देने की सोची। जिसमें बात पहले पुलिस वालों तक पहुंचती है और फिर पुलिस वाले उन तक मेरा नंबर पहुंचाते हैं ताकि मैं उनसे उनका कन्फेशन लूं, पैसे लूं और गिरफ्तार
करवा दूं ताकि कोई बेचारा किसी की खुंदक या किसी के एक तरफा प्यार का शिकार होकर ना मर जाए। जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि हिटमैन को हर क्लाइंट के हिसाब से बनाना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, इसीलिए मैं हर बार वो इंसान बनकर जाता था जैसा वो मुझे देखना चाहते थे। जिसमें इस बार मेरा क्लाइंट है ये रद्दी सा रैपर जो अपने कॉम्पिटिटर को मौत की नींद सुलाना चाहता था। साथ ही साथ जब वो अपने बिजनेस के बारे में बकर बकर करने लगता है तो मैं कहता हूँ, सुन बे टटपुंजी वाला पर झंडिस, तेरा ये बिजनेस का प्लान मेरे को नहीं सुनना, बस नाम बता और पैसे गिना। उस ससुर ने मुझे जैसे ही पैसे दिए अगले ही पल उसकी फोटो खींच ली गई, मतलब कि जेल भेज दिया गया। आगे मुझे मिली मेरी मालदार बुढ़िया जो अपने हस्बैंड को निपटवाना चाहती थी ताकि उसका बड़ा सा घर इसे मिल जाए। उसने मुझे पैसे देने से पहले बोला, काम होने के बाद तुझे मैं उसी घर में मिलूंगी और तुझसे बढ़िया वाली गोली ग्रीस करवाऊंगी, कर देगा ना, मेरी पुरानी हवेली में चमचमाट ला देगा ना। जिसके बाद उसकी भी फोटो खींच ली गई और चमचमाट अब उसे जेल के कैदी दे रहे थे। फिर मुझे मिला एक लड़का क्लाइंट जिसके पास पैसे काफी कम थे पर मुझे पैसे सिर्फ सबूत के तौर पर चाहिए थे, इसीलिए मैं डील करने चला गया। जो मुझे अपनी प्ले स्टेशन की सीढ़ियां भी दे रहा था और अपनी मोम को मौत के घाट उतरवाना चाहता था। मैंने पूछा, मोंटी क्या तू सच में यही चाहता है? तू अभी छोटा है, अपने आप को अनाथ बना लेगा। पर वो तो अलग ही तेवर का था, बोला यही तो चाहिए। और क्या मैंने तुझसे तेरी राय मांगी? नहीं ना, इसीलिए गिंडवे चुपचाप अपना काम कर और उड़ा दे प्राण पखेरु उस कुतिया के। बताओ वैसे कौन बात करता है यार इतनी सी उम्र में, हद है। अगले ही पल जुबान को कंट्रोल में लाने के लिए उसकी भी फोटो खींच ली गई। वैसे मुझे है ना हर तरह के लोग अपना काम करने के लिए बुलाते हैं, जिनमें औरतें, आदमी, जवान, बूढ़े, अमीर, गरीब सब शामिल है। अब जैसे कि ये मोहतरमा किसी और को नहीं खुद को सुलटवाना चाहती थी, बोले तो खुद को खुशी देना चाहती थी, इसीलिए उसे कोई ऐसा चाहिए था जो उसका ये काम कर दे। मैंने उससे पैसे लिए और उसकी भी फोटो खिंचवा दी। फिर मुझे एक और बुढ़िया मिली जो अपने हस्बैंड को टपकवाना चाहती थी और उसका सारा इल्जाम किसी डॉक्टर पर लगाकर उससे पैसे ऐंठना चाहती थी, जिसके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं थे, पर उसके पास एक चोरी की महंगी सी स्पीड बोट थी। मैंने तुरंत साली की फोटो खिंचवाई और उस पर चोरी करने का इल्जाम भी लगवा दिया। अब ये सारा काम करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, साथ ही साथ मुझे अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए मैं उनकी क्लास टाइम टू टाइम लेता रहता था। जल्द ही जैस्पर झंडू को सस्पेंड हुए पूरे 120 दिन हो गए थे और अब उसका ड्यूटी पर वापस आने का टाइम हो गया था। कहता है मुझे मेरा काम वापस चाहिए क्योंकि मैं इस तमीज के पट्टे से तो अच्छा ही काम करता हूँ। चीफ बोला, तेरी गैर मौजूदगी में मुन्ना मुठभेड़ ने बहुत अच्छा काम किया, इसके अंदर तुझसे कहीं ज्यादा काबिलियत है, इसीलिए मैं तुझे उसका ऑपरेटर बना रहा हूँ। जो सुनकर जैस्पर झंडू भड़क जाता है कि साला अब मैं अपने चमचे का चमचा बनूंगा, हद है बीहनिचो। फिर मैं एक बूढ़े से मिलने गया और उसका विश्वास जीतने के लिए बोला, चीचा इंसान को मारने के लिए 3 चीज चाहने का, बंदूक, ढेरों गोलियां और बड़े बड़े गोटे, और कसम से हमारे पास तीनों का गोदाम है। वो बोला, जा मैंने तुझे काम दिया, और अगले ही पल मैंने उसका फोटो खिंचवा दिया। आगे जल्द ही मुझे एक मीठे का किरदार भी निभाना पड़ा। मैं बोला, हम एक ऐसा सौदा करने जा रहे हैं जिससे मुकरा नहीं जा सकता। अगर मैंने तुझसे पैसे लिए और चला गया तो कल इस वक्त तक उसके प्राण पखेरु फड़फड़ा के उड़ चुके होंगे, इसीलिए मुझे सोच समझकर ही जवाब दे, क्या तू यही चाहता है? वो बोला, वो लड़की मुझे डेटिंग ऐप पर मिली थी, साथ ही साथ वो कई और लोगों से भी बातें कर रही थी। मेरी तो जल गई भाई, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता, मैं एक तरफा आशिक हूँ, ये पकड़ पैसे और कर दे अपना काम। जो मेरी घोड़ी नहीं बनी वो किसी की घोड़ी नहीं बनेगी। जिस पर अगले ही पल मैंने उसकी फोटो खिंचवा दी कि ले बेटा मौज। जिसके बाद चीफ ने मुझे एक और काम दिया जिसमें मुझे मैडी मास्टर नाम की एक लड़की को फंसाना था, जिसकी मां मिस रियो रह चुकी थी। एक भयानक तूफान के बाद वो न्यू ऑरलिन्स में आकर बस गए, फिर माँ बाप का तलाक हो गया। बाप का फिलहाल कोई अता पता नहीं, कुछ समय के लिए हेयर ड्रेसर भी रही, फ्लाइट अटेंडेंट भी रही। उसके बाद शादी की रे मास्टर नाम के आदमी से जिसका ऑयल एंड गैस का फैमिली बिजनेस है। मैडी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, बस कुछ शिकायतें दर्ज हुई थी, गिरफ्तारी नहीं। अगले दिन तड़के तड़के मैं उससे रेस्टोरेंट में मिलने गया जो वहाँ अपनी मासूम सी शक्ल लेकर आई, पर सच बताऊं तो यार बहुत प्यारी लग रही थी। बोली, मेरा हस्बैंड मुझे काम नहीं करने देता, मुझे कुछ भी नहीं करने देता। और फिर उसने मुझसे मेरी झूठी पाई मांगी। बोली, क्या मैं थोड़ी सी खा सकती हूँ? क्योंकि उसका हस्बैंड उससे जबरदस्ती डाइटिंग करवाता था। मैं उससे बहुत ही सभ्य तरीके से पेश आ रहा था, उसके साथ खुल के बातें कर रहा था ताकि वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाए, जो कि हो भी गई थी। एक पल के लिए वो सब भूल गई थी, हंस रही थी, खिलखिला रही थी, जो ज्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि उसे फिर से अपने रिश्ते की बातें याद आने लगती है। कहती है, मेरा हस्बैंड बहुत बुरा है, हमारा रिश्ता दिन पर दिन खराब से खराब होता जा रहा है। अब इससे पहले कि वो बोलती मेरे हस्बैंड को टपका दो, ये पैसे ले लो, मैंने कहा यहीं रुक जाओ, तुम अपने आने वाले कल पर एक एहसान करो, तुम एक खुशहाल जिंदगी जी सकती हो, मेरी बात मानो, फिलहाल घर मत जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए या इरादा बदले तो मेरा नंबर तेरे पास है ही, कभी भी कॉल कर लेना, बंदा हाजिर मिलेगा। फिर जब मैं ट्रेन से घर आ रहा था तब डिपार्टमेंट से मेरे पास कॉल आई। ऑफिसर झुमरी तलैया बोली, क्या तू अब थेरेपिस्ट बन गया है? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करवाई? सलाह किस बात की बांट रहा था? जैस्पर झंडू जो मुझसे खुंदक खाए बैठा था कहता है, तूने जो अभी किया ना वो बहुत ही अनप्रोफेशनल है, देखा यही होता है जब अनाड़ियों को काम दिया जाता है। मैंने कहा, बे लोड़ू के पट्टे, बस मैंने उसको फंसने से बचाया है ताकि उसे एक और मौका मिले, यार नन्ही सी उम्र में कहाँ जेल के धक्के खाती फिरेगी। जिसके बाद मैं 4-5 गिरफ्तारी और करवाता हूँ और फिर
फिर एक रात मैडी मास्टर का मैसेज आता है जो मुझे पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। वो अब काफी खुश लग रही थी, उसने बाल भी कटवा लिए थे और छोटे छोटे कपड़े पहनने लगी थी। बताती है मैं डिवोर्स ले रही हूँ और यहीं पास में ही एक छोटा सा घर खरीद लिया है जो कि मेरा अपना है। थैंक यू, तूने मुझे वो डिसीजन लेने से रोक दिया। अच्छा आदमी है रे तू। पर यार मैं मानू तो मानू कैसे? तू इतना स्वीट है, इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है, सुंदर दिखता है। ना यार ना, तू हिटमैन नहीं हो सकता। मैं कैसे मान लूं कि तू लोगों को पैसों के लिए टपकाता है? मैंने कहा अरे पगलू तू कुछ नहीं जानती, तेरे साथ ऐसे घूमना ऐसे बातें करना मेरे लिए बहुत ही अनप्रोफेशनल है। वैसे वो अपनी जुबान से तो नहीं कहती पर उसके एक्सप्रेशन साफ साफ बोल रहे थे कि वो झुककर मेरा कुछ लेना चाहती है, जो मैं उसको रात में बढ़िया दबा कर देता हूँ। उसके दिमाग में वो एक ऐसे इंसान के साथ सेक्स कर रही थी जो लोगों को पैसे के लिए मारता है, और मैं एक ऐसी महिला के साथ सेक्स कर रहा था जो साफ तौर पर अपने आशिक को मरवाने की हिम्मत रखती है। खैर मुझे उसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि उसे मुझसे कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए था। उसे बस ये चाहिए था कि फोन करते ही मैं उसे उसके घर पर मिलूं और दमादम करूं, जो बढ़िया से कई दिनों तक चलता है। सेक्स को रोमांचक बनाने के लिए वो कोसप्ले खेला करती थी। कभी डॉक्टर बनती थी, कभी एयर होस्टेस बनती थी, कभी झाड़ू पोछे वाली बनती थी, तो कभी एस्ट्रोनॉट बनती थी, जिसका मैं भी फुल साथ देता था क्योंकि भर भर के मजे जो आते थे। फिर एक दिन उसने मुझे अपनी गन दिखाई, जिसे देखकर मेरी तो फट गई। पूछा तेरे पास ये कहां से आई और क्या काम है इसका तेरे पास? वो बोली इस छोटे से घर में मैं अकेली रहती हूँ, सेफ्टी के लिए कुछ तो चाहिए ना। तू तो साले हिटमैन है, तेरा क्या? वैसे ये बता तू मुझे गन चलाना कब सिखा रहा है? मैंने कहा गन वन छोड़, तू पहले मेरी मशीन गन लोड कर। जिसके बाद मैं उसे अकेडमी लेकर गया जहाँ वो दूर से निशाने लगा रही थी और एक भी गोली निशाने पर नहीं लग रही थी। मैंने कहा यार दूर से निशाने तो बच्चे लगाते हैं, प्रोफेशनल तो नजदीक जाकर दिल में गोली बैठाते हैं। आगे कुछ दिनों बाद मैं उसके साथ क्लब गया, जहाँ से नाच कूद कर जब हम वापस आ रहे थे तब उसे कोई पहचान लेता है, जो पहचानने वाला और कोई नहीं उसका हस्बैंड रे मास्टर था। वो उस पर चिल्ला रहा था, तब तक तो ठीक था, पर जैसे ही उसने उसको छुआ मैंने अपनी गन निकाल ली और उस पर तानते हुए बोला अभी के अभी माफी मांग भी हिंचो। मेरे पास गन देखकर रे की तो बुरी तरीके से फट गई थी, उसकी हालत पतली हो गई थी कि गया यार आज तो, क्योंकि मैडी मेरे कानों में कह रही थी कि पेल दे साले को। पर मैंने वैसा नहीं किया, गन वापस रखी और किसी रेस्टोरेंट में जाकर आइसक्रीम खाने लगे, जहाँ नहीं पता हरामी का बच्चा जैस्पर झंडू क्या कर रहा था कि वो मुझे पहचान लेता है और हमसे बात करने भी आता है। उसे अच्छे से पता था कि मैं किसे डेट कर रहा हूँ। अगले दिन मुझे नए मिशन पर जाना था, जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मरवाना चाहता था, जो और कोई नहीं भड़वी का रे मास्टर था, बोले तो मैडी का हस्बैंड था। वो मुझे पहचान लेता, इसीलिए मैं उसकी तरफ पीट कर बैठ गया और पलटकर देखने से मना कर दिया। बताता है मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दिया, ये जानकर मैं जिंदा नहीं रह सकता कि वो किसी और का लप्पू ले रही है। अब इससे पहले कि वो मुझे पैसे देता और कन्फेस करता कि वो अपनी बीवी को मरवाना चाहता है, मैं उसे अपनी शक्ल दिखा देता हूँ, जिससे वो डरकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो मैं भी पकड़ा जाता, मुझ पर खुलेआम गन तानने का आरोप लगता, मुझे सस्पेंड कर दिया जाता या काम से ही निकाल दिया जाता। ऑफिसर झुमरी तलैया मुझसे पूछती है अंदर क्या हुआ, बात क्यों नहीं बनी? मैंने कहा मैंने तो पूरी कोशिश की, पर शायद वो डर गया, जिसको मेरी बातों पर यकीन हो जाता है क्योंकि उन्हें रेस्टोरेंट से कोई कैमरा फीड नहीं मिल रही थी। आगे ये सारी बातें जाकर मैं मैडी को बताता हूँ कि तेरा हस्बैंड तुझे मारने की सुपारी देने मेरे पास आया था, इसीलिए तुझे अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वो जाने से साफ साफ मना कर देती है, कहती है वो फट्टू किस्म का आदमी है, वो कुछ नहीं करेगा। 1 या 2 दिन बीत जाते हैं और फिर एक मीटिंग रखी जाती है, जिसमें मुझे पता चलता है कि मैडी का हस्बैंड रे मर गया। रीजन बताया जा रहा था कि नशीले सामान की डील वगैरह चल रही थी, उसे एक गोली लगी, वो भी सीधी दिल पर। ये सुनकर मैं समझ गया कि ये किसका किया धरा है, क्योंकि मैंने ही मैडी को बताया था कि दिलेर दिल पर गोली मारते हैं। मीटिंग से फ्री होते ही मैं तुरंत मैडी से बात करने गया और उससे उसके हस्बैंड के बारे में पूछा, जिसने तुरंत कबूल कर लिया कि हाँ मैंने ही मेरे हस्बैंड को मारा है, क्योंकि तूने ही तो कहा था कि वो मुझे मार देगा। ये सुनकर मेरी तो फट गई, फट के हाथ में आ गई। बोली तू क्यों घबरा रहा है भाई, तेरा तो ये रोज का काम है। मैंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करता, मैंने आज तक किसी को नहीं टपकाया, मैं एक फर्जी हिटमैन हूँ। ये सुनकर वो चौंक गई और पूछा क्या तू अंडरकवर पुलिस वाला है? मैंने कहा नहीं, मैं एक टीचर हूँ और ये काम पार्ट टाइम करता हूँ, पर अब परेशान हो चुका हूँ। उसने पूछा तो तू साले क्या अब तक मुझसे झूठ बोलता आ रहा था? मैंने कहा नहीं यार, बस सब गलती से हो गया और मैंने तुझे सब कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुझे खोना नहीं चाहता था। फिर इतने में ही मेरे पास ऑफिसर झुमरी तलैया की कॉल आई, बोली फटाफट स्टेशन आजा, कुछ बात करनी है। जहाँ जाकर पता चला कि उन्हें रे की हत्या में उसकी वाइफ मैडी का हाथ लगता है, क्योंकि अभी 6 महीने पहले रे ने अपनी पॉलिसी को $10 मिलियन से बढ़वाया था और बेनिफिशियरी में मैडी का नाम लिखा हुआ था, मतलब कि रे के मरने से उसे बहुत फायदा होने वाला था। अब जैस्पर जो बहुत टेढ़ी खोपड़ी था तो बोला हम उससे पूछताछ करने जाएंगे तो वो अपने वकील को बुलाएगी या चुप हो जाएगी और हमारे हाथ घंटा भी नहीं आएगा, पर एक आदमी है जो उससे सब कुछ उगलवा सकता है, और उसने मेरा नाम ले दिया क्योंकि मैंने उसको गिरफ्तार होने से बचाया था। साथ ही जैस्पर ने मुझे उसके साथ आइसक्रीम खाते हुए भी देखा था। पूछता है ये बता उस दिन जब तू उसके साथ आइसक्रीम खा रहा था तब उससे हिटमैन के तौर पर मिल रहा था या नॉर्मल पर्सन के तौर पर? मैंने पूछा मैं उसे सच क्यों बताऊंगा भला, मैं उसकी नजरों में आज भी हिटमैन हूँ। जैस्पर बोला बढ़िया बढ़िया, यही तो चाहिए, क्योंकि वो जानती है कि तू हिटमैन है और तुझ पर भरोसा भी करती
है, इतना भरोसा तो करती ही है कि तेरे साथ आइसक्रीम खा सकती है, इसीलिए तू उससे फिर से मिलने जा और बातों ही बातों में उससे सब उगलवा ले। तू हिटमैन है तो वो तुझे सब बता देगी कि खून उसने किया है या नहीं किया, क्योंकि वो तुझे सुपारी भी तो देने आई थी। चीफ कहता है ठीक है, मुझे ये प्लान अच्छा लगा, लग जाओ काम पर। आगे जबरदस्ती माइक पहनाकर मुझे मैडी के घर भेजा जाता है। ऑपरेटर कहता है देख हमारे पास कैमरा सपोर्ट नहीं है, इसीलिए साफ साफ और क्लियर ऑडियो रिकॉर्ड करना। अब मैं कच्ची गोलियों से थोड़ा ही खेला था, जिसमें मैंने उसका दरवाजा खटखटाया और उसके मुंह पर अपना फोन लगा दिया, जिसमें लिखा था कि पुलिस वाले तेरी बातें सुन सकते हैं, जैसा मैं कहूँ वैसा कर, हम दोनों सेम टीम में हैं। साथ ही साथ मैं उससे बातें भी कर रहा था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, हमें बात करनी होगी वरना हम तो गए। और फोन पर बता रहा था कि तेरी नजरों में मैं अभी भी हिटमैन हूँ, इसीलिए वैसा ही दिखावा कर। और मुंह से बोल रहा था कि लोगों ने हमें एक साथ देख लिया था, इसीलिए उन्हें लगता है कि तेरे पति की जान मैंने ली है। और फोन पर उसे ये मना करने के लिए बोल रहा था कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मना करती रहे, जो बिल्कुल वैसा ही करती है। कहती है पुलिस वालों ने मुझे बताया था कि उसे नशीला सामान खरीदते वक्त गोली लगी थी, वो साला था भी चर्सी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। बाहर से जैस्पर झंडू इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सवाल करने के लिए बोलता है, तो मैं उसे फोन पर लिखकर बताता हूँ कि पॉलिसी के बारे में उन्हें सब पता है, इसीलिए बोल दे कि तेरे हस्बैंड ने बेनिफिशियरी में से तेरा नाम कटवा दिया था। जिसके ऐसा बोलते ही वो शक के घेरे से बाहर निकल जाती है, क्योंकि वाइफ अपने हस्बैंड को तभी मार सकती है जब उसे पैसों के बड़े बड़े बंडल मिले। फिर मैं उसे लिखकर बताता हूँ कि ज्यादा मेरे साथ सवाल जवाब मत कर, गुस्सा होकर मुझे अपने घर से निकाल दे। वो पहले तो धीरे धीरे बोलती है, पर फिर जब मैं उसे जोर जोर से चिल्लाने के इशारे करता हूँ तो वो वैसा ही करती है और मुझे वहाँ से निकाल देती है। वैन में ऑफिसर झुमरी तलैया कहती है यार तूने उसको फंसाने की बहुत कोशिश की पर बात नहीं बनी, मुझे तो लग रहा था कि वही कातिल होगी पर वो नहीं थी। जैस्पर कहता है मैं सहमत हूँ, मुझे नहीं लगता कि उसने ये किया होगा, पक्का ये ड्रग डील का ही मामला था। आगे शाम के वक्त जब मैं अपना फावड़ा लेकर खुदाई करने गया तब पाया जैस्पर झंडू काफी देर से मेरे इंतजार में वहीं बैठा हुआ है। कहता है मुझे पता था कि साले तू जरूर आएगा, तू सबको बेवकूफ बना सकता है पर मुझे नहीं, ये दाढ़ी मैंने तजुर्बे के लिए बढ़ा रखी है, शौकिया तौर पर नहीं। वैसे सच कहूँ तो यार तुम दोनों कमाल के एक्टर हो, ऑटोग्राफ वगैरह मिलेगा क्या, क्योंकि तुम दोनों इस मर्डर केस से ऐसे निकल गए जैसे चाय में पड़ी हुई मक्खी। मैंने पूछा अरे भड़वे साफ साफ बोलना तुझे क्या चाहिए, यहाँ क्या तू अपनी गिंड मरवाने आया है। वो बोला देख ये बात हमारे बीच में ही रहेगी, तुम्हें इंश्योरेंस के जो पैसे मिलेंगे उसमें से मुझे आधे पैसे चाहिए जो कि बहुत ज्यादा थे। ये सुनकर मुझको गुस्सा आ गया, मैं उसको पकड़कर वहीं पेलने वाला था कि मैडी मुझसे बोली बेबी रुक जा थोड़ी सी ठवस कर ले। वो कहता है अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मेरे पास इतने सबूत है कि मैडी कुतिया तू उम्र भर जेल में सड़ेगी और मुन्ना मुठभेड़ तू अपनी नौकरी से हाथ धोएगा, 4-5 साल की जेल भी हो सकती है खून करने में इसकी मदद करने के लिए। जो बोलते बोलते अचानक उसको गर्मी लगने लगती है, पसीना आने लगता है और फिर वो जल्द ही कुत्ते की तरह लंबा लौट जाता है। मैंने मैडी से पूछा ये सब क्या हुआ भाई। वो बोली मैंने इसकी बियर में बर्फ की बासुंदी मिलाई थी, बोले तो सफेद पाउडर मिलाया था, काश ज्यादा ना हो गया हो, अगर ये उठा तो हम जेल जाएंगे, अगर नहीं उठा तो भी हम जेल जाएंगे। मैं उठा और एक थैंक यू वाली पन्नी लेकर आया, जिस पन्नी को मैंने उसके मुंह पर पहना दिया ताकि उसे सांस ना आए और वो टैं बोल जाए, जो कि अभी नहीं तो 2-3 मिनट में बोल ही जाएगा। मैडी कहती है पुलिस वाले को मारकर हम बच नहीं पाएंगे। मैंने कहा जैस्पर के केस में तो हम बच ही जाएंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम के दौरान इसके खून से नशीला पदार्थ मिलेगा, शरीर पर कोई चोट का निशान वगैरह भी नहीं है, तो उन्हें लगेगा कि साला ओवरडोज से मर गया। उसकी पत्नी उसको काफी साल पहले छोड़कर चली गई थी, इसलिए सवाल उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। इधर जैस्पर अपनी सांसें गिन रहा था और हम दोनों आई लव यू खेल रहे थे, जीवन के अंत तक एक दूसरे का साथ देने का वादा कर रहे थे। आगे काफी समय बीत जाता है और जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। मैं अभी भी स्कूल टीचर हूँ और पार्ट टाइम फर्जी हिटमैन वाला काम करता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, 5 साल की लड़की है और 3 साल का लड़का। धन की हमारे पास कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी से बोरे भर भर के जो पैसे मिले थे, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।